मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन स्टोरीज पर। यह बात है 2017 की, जब मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. और इसे एक रिश्वत वसूलने का जरिया बना लिया था। तब के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड की रूपरेखा इस योजना के तहत प्रत्येक कार्य जनता से छिपाया जाएगा। अब किस पार्टी को कौन सी कंपनी फंड कर रही है और कितना पैसा दे रही है, ये सब आम लोगों से छुपाया जाएगा। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने 7 साल बाद इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और धीरे धीरे सब घोटालों का खुलासा आज हो रहा है। तो अब नजर डालते हैं अमित शाह जी ने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि बेचे गए कुल बॉन्ड 200 बिलियन के थे, जिसमें से बीजेपी के पास केवल 60 बिलियन के बॉन्ड्स आए, तो बाकी के बचे 140 बिलियन के बॉन्ड्स को आसमान खा गया, धरती निकल गई। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? आखिरकार 140 बिलियन किसे मिले? अब देखिए शाहजी ने कितने सहज तरीके से झूठ बोला, क्योंकि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार जारी किए गए कुल बॉन्ड 200 बिलियन के नहीं बल्कि 127 बिलियन के थे, जिन्हें अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच में नगद बनाया गया था, यानी उनको एनकैश कराया गया था। अब आइए क्रम वाइज समझते हैं किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। इस 127 अरब में से बीजेपी को 60 अरब के बॉन्ड्स मिले, सबसे ज्यादा, यानी बीजेपी सबसे ऊपर थी। तृणमूल कांग्रेस जिसे 16 अरब के बॉन्ड मिले थे। कांग्रेस को 14 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर था, 12 बिलियन के साथ बीआरएस चौथे स्थान पर था और 7 बिलियन के साथ बीजेडी यानी बीजू जनता दल 5वें स्थान पर था। 6 अरब रुपए के बॉन्ड डीएमके छठे स्थान पर थी और 3 बिलियन वाईएसआर और टीडीपी को 2 बिलियन और 1.5 बिलियन के बॉन्ड्स मिले शिवसेना और अन्य पार्टियां जैसे आरजेडी, आम आदमी पार्टी, जेडीएस, एसकेएम, एनसीपी, इन सभी को लगभग 300 से 700 मिलियन के बॉन्ड्स मिले। साथियों, ये कुछ ऐसा ही है जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राजनीतिक भाषा में इसे समझे तो तुम मुझे रिश्वत दो, बदले में मैं तुम्हें व्यवसाय के अवसर दूंगा। यही नहीं, खेल तो तब है जब रिश्वत न मिलने पर ईडी को इन्हीं बिजनेसमैन के खिलाफ खड़ा कर देना। भाजपा नेता आरपी सिंह ने फिर से झूठ बोला, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कि कुल मिलाकर 200 बिलियन मूल्य के चुनावी बॉन्ड थे और इसमें से 60 अरब यानी 60 बिलियन रुपए के बॉन्ड्स बीजेपी को मिले और 140 बिलियन विपक्ष के पास चले गए। कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड आए, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। ये है हमारे देश की सरकार। और फिर एएनआई, दैनिक जागरण और इंडिया टुडे, इन सब ने इस झूठ को बिना जांचे ही अपने पेपर में छाप दिया। ऐसे ही मामलों के चलते इन मीडिया वालों को सरकार की कठपुतली तक लोग आज कहते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं चुनावी बॉन्ड कैसे काम करते हैं। चुनावी बॉन्ड के बारे में आप सोच सकते हैं कूपन के रूप में, जो कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। कंपनी बैंक को भुगतान कर देती है इस कूपन को खरीदने के लिए। इसके बाद कूपन राजनीतिक दलों को दिया जाता है और राजनीतिक दल कूपन का यूज कर सकते हैं, यानी उनको एनकैश करा सकते हैं और वो बैंक में भुगतान की गई धनराशि तक आसानी से इस कूपन के जरिए पहुंच सकते हैं। नियम में कहा गया है कि अगर कोई राजनीतिक दल इस कूपन को 15 दिन के अंदर यूज नहीं कर पाता है तो ये कूपन वेस्ट हो जाएगा। जब यह चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी तो एक पत्रकार थी जिनका नाम था पूनम अग्रवाल। पूनम अग्रवाल ने इसकी जांच करने का फैसला किया और उन्होंने 2 चुनावी बॉन्ड खरीदे। वह एसबीआई की संसद शाखा में गई और 5 अप्रैल और 9 अप्रैल 2018 को उन्होंने 2 चुनावी बॉन्ड खरीदे। दोनों की कीमत 1,000 रुपए थी। चुनावी बॉन्ड पर खरीदार का नाम अंकिता नहीं था और ना ही इस पे कोई अन्य विवरण दिया गया था, इसे किसने खरीदा है या किसने नहीं खरीदा है। दोनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, तारीख के अलावा कोई अंतर दोनों बॉन्ड्स में नहीं था। लेकिन जब उसने एक बॉन्ड को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा तो यह पता चला हर बॉन्ड पर एक सीक्रेट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक है। यह सीक्रेट नंबर बस अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से ही दिखता है। इस तथ्य से मोदी सरकार का एक और झूठ सामने आया। सरकार दावा करती रही है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं की जाएगी, उनकी पहचान छिपा दी जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि यह बॉन्ड किसने खरीदा है। जब मिस अग्रवाल ने यह साबित कर दिया तो वित्त मंत्रालय को खुले तौर पर यह स्वीकारना पड़ा कि बॉन्ड पर यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया कि यह नंबर केवल एक सुरक्षा सुविधा और इस नंबर के जरिए दान को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा और खरीदार की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत श्री अरुण जेटली
संसद की बहस में इस बिंदु को बचाव के रूप में इस्तेमाल किया। यानी संसद में जब इस मुद्दे पर बहस चल रही थी तो उन्होंने इसी पॉइंट को लेकर इस मुद्दे का बचाव किया। उन्होंने विपक्षी दलों को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दानकर्ता की पहचान किसी को पता नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इतनी परोपकारी है कि वे कानून बनाते समय विपक्ष के बारे में भी सोचते हैं। यानी एक प्रकार से उन्होंने विपक्षी सरकार पर एक तंज कसा। दोस्तों, ये फ्रॉड 3 ग्रुप के इर्द गिर्द घूम रहा है और वो 3 ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज और आम और भोली भाली जनता। पार्टीज इनडायरेक्टली हमसे पैसा कैसे लेती है, समझने की सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, सबसे पहले कंपनीज हमसे पैसा लेती हैं और फिर बाद में सरकार इन कंपनीज से। लेकिन चुनावी बॉन्ड की आड़ में घोटाले चलते आ रहे थे और इनके चलते गरीब लोगों को और आम जनता को लूटा जा रहा था। धन अमीरों को दिया जाता था जो कि लास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंच जाता था। दोस्तों, अगर चुनावी बॉन्ड की सूची में शीर्ष 5 कंपनियों पर नजर डालें तो इस 5 कंपनियों में से 3 के नाम कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 फ्यूचर गेमिंग, नंबर 2 मेगा इंजीनियरिंग और नंबर 3 द माइनिंग जायंट वेदांता। तीनों कंपनियों पर ईडी और आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। दरअसल जब क्विंट ने टॉप 30 डोनर्स का एनालाइज किया तो पता चला कि 30 कंपनियों में से 14 कंपनीज पर तो एजेंसियों द्वारा छापे मारे गए थे। और अब एक संभावना यह है कि कंपनियों ने कुछ भी गलत नहीं किया, कंपनियां ईमानदारी से काम कर रही थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार ने इसकी परवाह की नहीं। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि कंपनियों ने कानून का पालन किया है या नहीं किया। सरकार ने कंपनियों को पे करने के लिए बोला, जो कि एक एक्सटॉर्शन कहलाता है। सरकार ने जो किया उसे जबरन वसूली कहा जाता है। इसी कारण से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक बार पीएम मोदी को वसूली भाई के नाम से भी बुलाया था। लेकिन दूसरी संभावना यह हो सकती है कंपनी ने वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग की थी। जब तक कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा पार्टी को डोनेट कर रही है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि कंपनी ने वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग की थी। यानी तब तक आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी यदि पॉलिटिकल पार्टी को लगातार फंडिंग कर रही है तो उस कंपनी को चाहे वो कैसा ही काम करे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इन बातों से ऐसा प्रतीत होता है। अब आपको याद होगा कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में दिवाली के आसपास बहुत बड़ा सुरंग हादसा हुआ था। इसमें 41 मजदूर अंदर सुरंग के अंदर फंस गए थे। क्या आप जानते हैं कि उस सुरंग को बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था? उस कंपनी का नाम था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। 2019 से और 2022 के बीच में इस कंपनी ने 550 मिलियन के चुनावी बॉन्ड खरीदे और जिसके चलते इस टनल हादसे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को इनके द्वारा फंड दिया जा चुका था और अब पॉलिटिकल पार्टीज की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि ये काम करने वाली कंपनी सही तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। अब चाहे कंपनी जैसा मर्जी मटेरियल यूज करे, जैसा मर्जी काम करे, पॉलिटिकल पार्टीज को कोई जरूरत नहीं है देख रेख। दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर गिर गया था और इस फ्लाईओवर का निर्माण रंजीत बिल्डकॉन कंपनी कर रही थी। यह इस कंपनी से जुड़ी तीसरी घटना थी। पूछताछ में पता चला कि इस कंपनी ने कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी में समझौता किया था, क्योंकि अब समझौता तो दोस्तों करना ही था, क्योंकि पुल बनाने का एक हिस्सा तो पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज को फंड के रूप में जा चुका था। अब बेचारे कंक्रीट और हल्की क्वालिटी का इस्तेमाल ना करें तो और क्या करें, अपने घर से थोड़ी ना पैसे लगा सकते हैं। अब एक लिस्ट के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2023 के बीच में इस कंपनी ने 90 मिलियन के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिसके चलते इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पुणे स्थित एक और कंपनी जिसका नाम था बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अब इस कंपनी ने भी जनवरी 2023 से और जनवरी 2024 के बीच में 1.18 बिलियन के चुनावी बॉन्ड खरीदे। लेकिन इससे एक साल पहले जून 2022 में इस कंपनी के खिलाफ लापरवाही से मौत के कारण एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि इसी कंपनी के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर लिफ्ट दुर्घटना में 4 लोग मरे थे। इससे पहले अक्टूबर 2018 में एक और घटना हुई थी, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन साइट पर टावर क्रेन से गिरकर 4 लोगों की जान चली गई थी और फिर फंडिंग के चलते इस केस को भी दबा दिया गया। अब ये सब सुनकर और देखकर आपको साफ पता चल रहा है कि कैसे इन पार्टीज को या फिर सरकार को बस अपने फायदे की लगी रहती है, चाहे इनके लिए लोग मरे या देश बर्बाद हो। अब सबसे पहले बात करते हैं मेगा इंजीनियर कंपनी। 2019 और 2023 के बीच में इसने 9.66 अरब रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और इतनी बड़ी रकम लगभग 10 बिलियन कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को इतना पैसा क्यों दान देना चाहेगी भाई। इसके साथ 3 और बड़ी कंपनियां जुड़ी थी, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एससीपीसी पावर और एवे ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड। यदि आप इनके द्वारा खरीदे गए सभी चुनावी बॉन्डों को जोड़ दें
तो यह लगभग 12 बिलियन से अधिक बनता है। अब सोचने वाली बात तो है, अगर कंपनीज इतना मोटा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे रही हैं तो बदले में उन्हें भी तो कुछ मिला होगा। अब सवाल यह है कि बदले में इन कंपनीज को क्या मिला। तो जानते हैं, जून 2019 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फरवरी 2024 में सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें इस प्रोजेक्ट की अनुमति लागत का पता चला तो वो निकली लगभग 810 बिलियन। लेकिन अब इसकी कीमत 14.7 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जोजिला सुरंग या बीजेपी के नितिन गडकरी जोजिला टनल की बात कर रहे हैं। ये जोजिला टनल थी। यह टनल श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी उन्होंने काम लिया। दोस्तों, 5 संस्थाओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की थी। इस टेंडर में जिस कंपनी को ठेका मिला था यह एक हैदराबाद की एक कंपनी मेघा इंजीनियरिंग थी। और दूसरी ओर चलते हैं और बात करते हैं ठाणे बोरीवली ट्विन टनल की। मुंबई की MMRDA ने टेंडर निकाला और इस सुरंग को बनाने के लिए 2 पैकेजेस की आवश्यकता थी। तो अप्रैल 2023 में मेघा इंजीनियरिंग ने लगभग 1.4 बिलियन के चुनावी बॉन्ड खरीदे और अगले ही महीने, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, अगले ही महीने मई 2023 में मेघा इंजीनियरिंग को लगभग 144 अरब रुपए का यह प्रोजेक्ट दे दिया गया। यह वही कंपनी है दोस्तों जिस पर अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने छापा मारा था। लेकिन उसके बाद सूची स्पष्ट रूप से दिखाती है कि उसने 2019 और 2024 के बीच अरबों रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। न केवल तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा बल्कि मोदी की केंद्र सरकार द्वारा भी। जून 2023 में इस लेख के अनुसार इस कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा 5 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया गया था। फिर माइनिंग दिग्गजों यानी वेदांता, EMIL, GHCL, MSPL के मामले भी हैं। कैसे उन पर पर्यावरण नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा भी कुछ मामले हैं जहां बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे और पार्टियों को फंडिंग की। यह मामला उन लोगों के लिए खतरे की घंटी होना चाहिए दोस्तों जो अपनी धार्मिक संबद्धता के लिए इस पार्टी को वोट देते हैं। और अब आप यह सोचिए कि यह सरकार कैसे कैसे सियासी खेल खेलती है, जहां एक तरफ हिंदू हिंदू करके गौरक्षा के लिए कम्युनिटी बनाते हैं और वही दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लेते हैं। दोस्तों, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, हर बार चुनाव आने से पहले कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जिससे कि आम जनता का ध्यान मूलभूत मुद्दों से हटकर उस केवल एक ही मुद्दे पर केंद्रित रह जाता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे अहम मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और एक रिक्वेस्ट और, प्लीज मंथन स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।